नमस्कार साथियों। आज हम दूसरी बार आपसे मिल रहे हैं और मैं गांव की सरकार पर फिर बात आपसे करूंगा। मैं इसके पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछली बार भारी संख्या में सारे साथी जुटे थे और सब लोगों ने देखा और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आज का जो टॉपिक हमने रखा है वो है गांव सरकार, जैसा कि मैं कहता ही आ रहा हूं। लेकिन एक बात मैंने कहा है कि देश आज़ाद, मैं चाहता हूं कि ये बात लोगों को अजीब लगेगी कि देश आज़ाद है और गांव गुलाम है। आखिर ये कैसी बात है कि देश आज़ाद है और गांव गुलाम है? गांव क्यों गुलाम है ये मैंने पिछले बार भी आपको बताया था और आज उसी बात को मैं दोहरा रहा हूं कि हमारे गांव तरह से गुलाम है। पहली क्या गुलामी है? पहली है कि सरकार की गुलामी है। दूसरी गुलामी, सरकार के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण गुलामी है वो है अधिकारियों की गुलामी। तीसरी गुलामी क्या है? नेताओं की गुलामी। चौथी गुलामी है आर्थिक गुलामी और पांचवी गुलामी है वो है निर्णय लेने की गुलामी। गांव के लोग अपने बारे में निर्णय नहीं ले सकते। अब ये 5 गुलामी मैंने पिछली बार भी बताया था और बार बार मैं बता रहा हूं। गांव के लोग जानते नहीं होंगे कि वो किस तरह से गुलाम है, इसलिए बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये आप उनको बताएंगे कि वो किस तरह से गुलाम है, तब वो समझ पाएंगे कि किस तरह से गांव के लोग गुलाम है। मैं एक एक गुलामी के बारे में आपसे अलग अलग विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन एक बात फिर से समझा कि गांव के गुलामी का अर्थ क्या है या गुलामी का मतलब क्या है। ये देश, भारत देश आज़ाद हुआ तो गुलामी क्या थी कि हम लोग अंग्रेजों के सरकार के अधीन थे, यानी कि जो हमारी व्यवस्था थी, सरकारी व्यवस्था, वो अंग्रेज लोग चला रहे थे। अंग्रेजों के केंद्र में सरकार थी और वही हमारी व्यवस्था को चला रहे थे। देश जब 1947 में आज़ाद हुआ तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि अंग्रेज चले गए, उन्होंने कहा ठीक है, अब आप अपनी सरकार चलाइए, यानी केंद्र की सरकार चलाइए और राज्यों की सरकार चलाइए। गुलामी खत्म हो गई। अब केंद्र की सरकार चल रही है, राज्य की सरकार चल रही है। संविधान में जब व्यवस्था की गई कि जिस तरह से केंद्र की सरकार है, जिस तरह से राज्य की सरकार है, उसी तरह गांव में भी एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि गांव के लोग भी अपना व्यवस्था खुद चलाएं। उन्होंने गांव की सरकार का तो नाम नहीं दिया, लेकिन उसको दिया कि गांव की पंचायत। अब गांव की पंचायतों को उन्होंने संविधान में व्यवस्था कर दी कि भाई आप भी अपना गांव की जो व्यवस्था है, जैसे हम प्रदेश की व्यवस्था चला रहे हैं, केंद्र की व्यवस्था चला रहे हैं, वैसे गांव की व्यवस्था चलाएं। अब यही सवाल मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि जब अंग्रेज चले गए तो केंद्र सरकार की जो व्यवस्था थी वो तो केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल चला रहे हैं। अंग्रेजों की तो उसमें दखल है नहीं, या किसी की कोई दखल है क्या? किसी की दखल नहीं है। उसी तरह से राज्य की जो सरकार है, राज्य सरकार अपने के मुख्यमंत्री हैं, उनका मंत्रिमंडल है, उनकी विधानसभा है, उसके माध्यम से वो अपनी सरकार चला रहे हैं। किसी का दखल तो है नहीं किसी में। लेकिन जो गांव की सरकार पंचायत बनी, वो उसमें वो गांव के लोगों को यह अधिकार दिया गया कि आप अपनी व्यवस्था खुद नहीं चलाएंगे। आपको अधिकार तो रहेगा, अपनी व्यवस्था को दे दिया गया है, लेकिन व्यवस्था खुद नहीं चलाएंगे, बल्कि आपके ऊपर राज्य सरकारों का, अधिकारियों का, नेताओं का, ये सब का नियंत्रण रहेगा। उन्हीं के निर्देशों के हिसाब से आप काम चलेंगे। तो ये आज़ादी हुई कि गुलामी हुई? केंद्र सरकार जो है वो आज़ाद हो गया, राज्य सरकारें आज़ाद हो गई, लेकिन गांव पंचायत आज़ादी, गांव पंचायत यानी गांव वो वहीं के गुलाम बने। इसी बात को मैं ये आपसे समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ और इसी को विस्तृत करना चाहता हूँ ताकि आप समझ सकें कि हमारे गांव को क्यों कहा जा रहा है कि गांव गुलाम है। 5 गुलामी बताया और आज निर्णय हम जो जिस पर विस्तार से चर्चा करेंगे वो है कि निर्णय लेने की गुलामी, कैसे गांव के लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं और गुलाम बने हुए। इसके पहले कि इसके पर और विस्तार जाए, आप
बहुत सारे हमारे मित्र हैं गांव में रहते हैं, बहुत से लोग मित्र हैं जो शहरों में रहते हैं, उनको अभी पूरे गांव की व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। इसलिए थोड़ा सा मैं उसको बताना चाहूँगा कि आखिर में गांव पंचायत क्या है, गांव सभा क्या है, कैसे ये व्यवस्था चलती है, इस बात को भी समझने की जरूरत है। अब जो पहले समझने ये जो होता है कि आप समझते हैं गांव पंचायत क्या है। बहुत से लोग समझते हैं कि जो प्रधान और प्रधान और ये जो गांव के लोग हैं वही गांव पंचायत है। प्रधान यानी ग्राम प्रधान जी हैं, यही ग्राम पंचायत। देखिए, कानून जो बना, पहले संविधान तो बना और संविधान में ये व्यवस्था दी गई कि गांव स्वशासी होंगे, मतलब गांव अपनी व्यवस्था को चलाएंगे। ये भारत के संविधान में हमारी व्यवस्था थी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि गांव के स्वशासित होंगे, लेकिन कैसे व्यवस्था चलेगी इसके संबंध में राज्य सरकारें समय समय पर कानून बनाएंगे कि कैसे वो स्वशासी व्यवस्था, मतलब स्वशासी मतलब स्वतः अपनी व्यवस्था चलाने की, वो कैसे चलाएंगे। छोटी छोटी जो उसकी डिटेल है, जो विस्तार है, वो उस विस्तार को देंगे। ये उन्होंने व्यवस्था दी। अब भारत के जो सरकार में जो संविधान तो पूरे देश में लागू है, लेकिन राज्य सरकारों को यह अधिकार दे दिया गया कि वो पंचायतों के बारे में अपना कानून बनाए। अब उन्होंने पंचायतों के बारे में जो कानून बनाया, वो कानून बना पंचायती राज अधिनियम। अब ये पंचायती राज अधिनियम पहले 1947 में था, लेकिन जब से संविधान में 92 में व्यवस्था आई तो फिर पंचायती राज अधिनियम में उन्होंने तमाम संशोधन कर दिया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में उसी 47 के अधिनियम में संशोधन करके उन्होंने तमाम व्यवस्थाएं दी कि कैसे गांव के चला। अब उन्होंने कहा एक ग्राम पंचायत होगा। गांव पंचायत के मतलब कोई एक गांव या 2 गांव 3 गांव मिला के एक क्षेत्र होगा। जैसे आप विधानसभा के क्षेत्र देखते हैं ना कि विधानसभा की एक खास विधानसभा का नाम दिया जाता है कि ये विधानसभा होगा, उसमें इतनी आबादी के लोग रहेंगे, इतने गाँव रहेंगे, वो विधानसभा का क्षेत्र होगा। उसी तरह से गांव पंचायत का एक क्षेत्र बनाया गया। उसमें आबादी 2,000 तक की आबादी वाले जितने गांव होंगे, बहुत से गांव होते हैं, उसके टोले होते हैं, और कुछ गाँव के 500-500 की आबादी होती है। ये मिला के उन्होंने 2,000 के रखा कि 2,000 की आबादी पे जो जितनी आबादी हो जाएगी, ये सब मिला के एक गाँव पंचायत। यानी 2,000 आबादी क्षेत्र में जितने गांव पड़ते हैं वो सब गांव पंचायत में आ जाएंगे, और उस गांव पंचायत का वो नाम होगा। जिस गांव में ज़्यादा आबादी होगी उसी के नाम से उसकी गांव पंचायत का नाम हो जाएगा। ये है गांव पंचायत। अब आप समझिए गांव सभा, आप सुने होंगे एक शब्द है गांव सभा। गांव सभा क्या है? गांव सभा उसको कहते हैं कि जैसे ये गांव पंचायत बन गई ना, एक मान लीजिए कि 2,000 आबादी के गांव पंचायत बन गई। अब ये 2,000 आबादी में कितने वोटर है, उसमें वोटर होंगे, और वो वोटर गांव वोटर में जो 18 साल के ज़्यादा उम्र के लोग होंगे वो वोट देने के भागीदारी हैं। और ये जितने वोटर हैं, ये सारे के सारे वोटर लोग हैं, ये वोटर आपको गांव पंचायत के वोटर माने जाते हैं। अब यही जितने लोग हैं, इन्हीं को कहा जाएगा कि इनसे जो जितने वोटर मिलके एक गांव सभा बनाए। मतलब 2,000 की आबादी पर जितने लोग वोट देने वाले होते हैं वो मिलके एक गांव सभा बनाए। अब एक गांव सभा हो गई और एक गांव पंचायत, दोनों को कुछ कुछ अधिकार दिए गए। अब ये महत्वपूर्ण बात ये बताना आपको चाहता हूँ कि जो गांव पंचायत है, इस कानून के अंतर्गत, पंचायती राज अधिनियम का जो कानून है उसके अंतर्गत प्रधान को कोई अधिकार नहीं दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। सब लोग समझते हैं जो चाहे प्रधान जी करें, कोई अधिकार प्रधान जी को नहीं है, बल्कि जो अधिकार मिला हुआ है वह गांव पंचायत को मिला हुआ है। गांव पंचायत को कितने अधिकार मिले हैं? पहले मैंने पिछली बार बताया कि आपको केंद्र सरकार को 98 विभाग हैं, राज्य सरकार के 66 विभाग मिले हुए हैं, और गांव पंचायतों को 29 विभाग मिले हैं। यानी कि 29 विभाग के बारे में जो कुछ भी व्यवस्था चलाई जाएगी वो सारी की सारी व्यवस्था गांव पंचायतें चलाएंगी। यानी सारा का सारा अधिकार जो है गांव पंचायत। अब उसमें ये भी व्यवस्था है कि गांव पंचायत जो प्रस्ताव पास करेगी उसी का प्रधान जी क्रियान्वयन करेंगे। प्रधान जी के पास कोई अपना अधिकार नहीं है कि वो जो चाहे सो करेंगे। जो गांव पंचायतें प्रस्ताव पास करेंगी और वही चलेगा। लेकिन अब दिक्कत क्या है, गांव पंचायतें क्या प्रस्ताव पारित करेंगी, ये सबसे महत्वपूर्ण समझने की बात है। उसमें ये लिखा है कि गांव पंचायत को जो 29 विभाग दिए गए हैं वो इसके पंचायती राज अधिनियम के धारा 15 में ये व्यवस्था की गई है कि जैसा समय समय पर राज्य सरकार निर्देश देगी
उसी हिसाब से गांव पंचायतें कार्य करेंगे। अभी बताइए, इसी को तो गुलामी कहते हैं, इससे बड़ी गुलामी क्या होगी? यानी कि आपको 29 विभाग तो दे दिए गए, लेकिन जो जो निर्देश उत्तर प्रदेश की सरकार उसके अफसर जो देंगे उसके हिसाब से काम करेंगे, और जो जो काम उनके अफसर कहेंगे, उनके कर्मचारी कहेंगे, वो सब आप गांव पंचायतें उसी हिसाब से करेंगी। इससे बड़ी गुलामी क्या हो सकती है? यही तो देश को, जब भारत 1947 में देश आज़ाद हुआ, और अगर मान लीजिए आज़ादी के बाद अंग्रेज ये कहते हैं कि जो जो हम निर्देश देंगे वैसे केंद्र सरकार रही, तो ये कोई आज़ादी थी क्या? उन्होंने कहा कि हम आप जा रहे हैं, आप देश चलाइए। उसी तरह कि जब आपने गाँव को दे दिया कि अधिकार, संविधान ने 29 विभाग, तो कहिए कि आप उनकी व्यवस्था चलाइए। अगर उनकी व्यवस्था को आप नहीं चलाना कर रहे, हम निर्देश देंगे, ये सबसे बड़ी गुलामी है। यानी कि आप कोई निर्णय अपने मन आप स्वतः नहीं ले सकते, निर्णय वही निर्णय लेंगे जो कि राज्य सरकारें करेंगी। इसीलिए इस बात को आप, मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से गांव पंचायतें राज्य सरकार के गुलाम बनी हुई हैं, कोई निर्णय नहीं ले सकती। अब ये निर्णय नहीं ले सकती, तो निर्णयों के उस पंचायत का मतलब क्या है? अब ग्राम पंचायत में क्या व्यवस्था क्या है, कैसे ग्राम पंचायत काम करती है, इसको भी समझ लीजिए कि ग्राम पंचायत ऐसे काम करती है कि एक प्रधान होता है, और हर गांव में जो 2000 की आबादी पर, मान लीजिए कि 1000 की आबादी पर उन्होंने रखा है 9 सदस्य होंगे, 2000 की आबादी पर 11 सदस्य होंगे, 3000 आबादी पर ही होंगे, 5 आबादी पर, ऐसे उन्होंने रखा है कि 15 से कम 9 सदस्य होते हैं गांव में, और अधिक से अधिक 15 सदस्य। यानी कि प्रधान और ये जो 9 सदस्य बैठ के तय करेंगे, जो प्रस्ताव पास करेंगे, वही गांव पंचायतें लागू करेंगे, जैसा कि सरकार ने निर्देश दिया। जैसे मैंने बताया, उन्हीं मामलों में वो निर्णय दें। अब ये ग्राम पंचायतें 29 विभाग के मामले में, जैसा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कहेगी, वैसा व्यवस्था करें। यानी कि जो भी निर्णय गांव में होगा वो इन्हीं के द्वारा किया जाए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी भी ऐसा देखा है कि गांव पंचायत की बैठक हुई जिसमें प्रस्ताव बना और उसमें निर्णय लिया गया? क्या आपने देखा है? होता है, सब कागज होता है, लेकिन क्या आपने कभी देखा? अब मैं आपको बताऊँ, सिलसिलेवार बता रहा हूँ कि गांव पंचायत कैसे काम करती है। पहले तो ये है कि गांव पंचायत हर महीने में कम से कम एक मीटिंग जरूर करेगी। यानी कि प्रधान और जितने 9 सदस्य हैं वो जरूर एक बार बैठेंगे और वो अपनी मीटिंग करें। आपने कभी देखा है ऐसा मीटिंग होती? हर महीने में एक मीटिंग। 12 मीटिंग साल में होनी चाहिए। 5 साल में 60 मीटिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 60 मीटिंग। अब 60 मीटिंग के लिए हर मीटिंग का ये व्यवस्था है कि उसमें प्रस्ताव पारित किए जाए। हर मीटिंग में क्या प्रस्ताव पारित किए गए, और उसको प्रस्ताव पारित करने के बाद प्रधान जी को कह दिया जाएगा कि आप इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करें। अब वो प्रस्ताव का एक रजिस्टर बनता है। आपको मालूम होना चाहिए कि गांव में कुल 36 रजिस्टर गांव पंचायत के पास होते हैं, जिसमें कि कार्रवाई को, एक रजिस्टर में कार्रवाई को, किसी में विकास के संबंध में लिखा जाता है, किसी में आय व्यय के संबंध में लिखा जाता है, किसी में अन्य जो कुछ भी शिकायतें हैं, खाता बही। 36 रजिस्टर गाँव में गांव पंचायत को मेंटेन करने पड़ते हैं कि उस व्यवस्था को चलाने के लिए कि क्या क्या जरूरत है। ये 36 रजिस्टर, बाकी तो अन्य भी रजिस्टर अपना बना सकते हैं, लेकिन ये तो पंचायती राज अधिनियम जो मैंने जिसकी जिक्र की, उसमें 36 रजिस्टरों का जिक्र है कि जिसमें कि वो उनके पास रखना जरूरी है। अब उसमें आप कार्रवाई रजिस्टर था के पास। अब ये गांव पंचायतें वही कर सकती है, ये प्रधान वही कर सकते हैं जो कार्रवाई रजिस्टर में है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। एक फैसला गांव पंचायत ने लिया और उसकी कार्रवाई उसमें दर्ज की गई, और उसकी कार्रवाई में क्या क्या उसके आगे कैसे बढ़ा, कैसे पैसा आया, कब फंड आया, कितना फंड आया, कितना खर्च हुआ, उसके और रजिस्टर है, उसमें सब दर्ज होते रहेंगे और गांव पंचायत काम करते रहेंगे। गांव सभा जो मैंने कहा कि जो वोटरों का है, जो वोटर लोगों का जो गांव सभा है, उनका भी बैठक साल में 2 बैठक जरूरी है। और एक रबी की फसल के, जैसे रबी फसल खरीफ फसल कटी, अभी समय चल रहा खरीफ फसल, तो खरीफ फसल कटी तो उसका एक बैठक सारे वोटरों को बुला के किया जाएगा कि गांव की समस्या के बारे में आपको जो कहना हो आप कहिए, और वो आप एक अपने निर्णय से बताइए, जिसको कि पंचायत को हम लोग निर्देश दें कि उसको माने। तो एक तो वो बैठक हुई। अब मान लीजिए खरीफ का खत्म होगा तो सितंबर अक्टूबर में ये बैठक होगी, होना चाहिए, हर जगह हर गाँव में होना चाहिए। दूसरी बैठक रबी की होती है।
रबी की बैठक यानी कि जब ये रबी की फसल कट जाएगी, गेहूँ कट जाएगा, तो मतलब मार्च अप्रैल या मई में, जून तक तो उसकी बैठक होनी ही चाहिए। तो 6-6 महीने में कम से कम एक बैठक गांव सभा की होनी चाहिए, जिसमें कि गांव के तमाम ऐसी बातें होती हैं। तो गांव के लोग चाहते हैं कि ये सड़क बन जाए, गांव के लोग चाहते हैं कि यहाँ स्कूल की सफाई हो जाए, गांव के लोग चाहते हैं कि कुछ लोगों को आवास की व्यवस्था नहीं है, आवास की व्यवस्था की जाए। बहुत सारे वो उनके अपने अपने तकलीफें होती हैं और सब लोग वहाँ चर्चा कर सकते हैं। उस संबंध में गाँव के जो गाँव सभा होगी निर्णय लेके और गाँव पंचायत कहेगी क्या क्या। लेकिन ये बात मजेदार बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ भी गांव सभा के निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं। पंचायती राज अधिनियम में ऐसी इन्होंने व्यवस्था बनाई है कि जो जबकि सारे लोगों के गांव के सारे वोटरों का वो सभा है, मतलब पूरे गांव के एक एक व्यक्ति सभा है वो, उसमें भी कानून में ये व्यवस्था की गई है कि गांव सभा केवल सुझाव देगी। सुझाव किसको देगी? गांव पंचायत को। और गांव पंचायत क्या करेगा? जो राज्य सरकार कहेगी। तो यानी गांव सभा के लोग सुझाव देंगे कि हमारे यहाँ सड़क बनेगी, भाई गांव पंचायत के लोग देखो हमारे यहाँ सड़क बना। गांव पंचायत वाले कहेंगे कि मुझे सड़क बनाने के लिए तो राज्य सरकार ने कहा नहीं है, यानी कि सड़क आपकी नहीं बनेगी। वो सुझाव गांव वाले कहेंगे कि सड़क के हमें जरूरत है, तो वो सड़क इसलिए नहीं बनेगी कि वहाँ आप सुझाव दीजिए। गाँव पंचायत वाले कहेंगे कि राज्य सरकार ने कहा नहीं है। मैं अपने गाँव का एक उदाहरण देता हूँ। मेरे गाँव में इसी से आप समझ लीजिए कि किस तरह से गांव के लोगों को किस तरह से गुलाम रखा गया और किस तरह से गांव को इतने निरीह हालत में छोड़ रखा गया है कि उसको आप समझने की कोशिश करिए। मेरे गांव में एक सड़क है। मैं कोशिश करके उस समय एमपी से मोहन सिंह के उनके लड़की, तो मैंने उनसे कहा, वो राज्यसभा के सदस्य थी, तो मैंने उनसे कहा कि हमारे गाँव में आप 1 किलोमीटर की सड़क आप दे दीजिए और अपने खाते से उनका फंड होता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मंजूर कर दिया, दे दिया, सड़क बनी। अब उसमें जितना पैसा था उस पैसे से उसके ऊपर खड़ंजा नहीं बन पाया। बड़ी मुश्किल से खड़ंजा का थोड़ा सा कुछ पैसा मिला था। अब वो आधा खड़ंजा नहीं लगा हुआ है। 4 साल से 5 साल से उसमें वो सड़क बनी हुई है। अब कैसे खड़ंजा लेगा? हमारे प्रधान जी या और लोग ये कहते हैं कि आप हमारे क्षेत्र के जो सूर्य प्रताप शाही जी मंत्री हैं, वो एमएलए हैं, तो उनसे कहिए कि आप थोड़ा पैसा दे दें ताकि वो खड़ंजा लग जाए। मैं सूर्य प्रताप शाही जी से कह सकता हूँ, भाई हमारे क्षेत्र के एमएलए हैं और संजोग की बात है कि मेरे घर के बगल में ही रहते हैं जब वो, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता। क्यों नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं कह दूंगा तो वो दे देंगे, सही है कि वो अपने फंड से दे देंगे, लेकिन क्या यही तरीका है इस देश के चलाने का कि अपने व्यक्तिगत प्रभावों को इस्तेमाल करके आप सड़क बनवाए? गांव को संविधान का अधिकार मिला है। गांव के लोग अपने एक सड़क की खड़ंजा नहीं बना सकते हैं। तो इस गांव पंचायत, इस गांव सभा और इस कानून और इस संविधान का कोई मतलब है क्या? मैं तो कहता हूँ इसको उठाकर फेंक देना चाहिए कि अगर गांव के लोग एक सड़क का खड़ंजा नहीं बनवा सकते हैं तो क्या ये उनको क्या अधिकार है? तो गुलामी से भी बदतर है। मतलब मैं तो कहता हूँ अंग्रेजों के जमाने से भी बदतर है, क्योंकि अंग्रेजों जमाने में पीडब्ल्यू सड़क बनाती थी, अधिकारी आते थे, देखते थे कहाँ जरूरत है, वो सड़क बन जाती थी। लेकिन ये तो जो आपने व्यवस्था भारत आज़ादी के बाद के जो गांव की दुर्सा आपने कर दी है कि 500 मीटर में खड़ंजा नहीं लगवा सकते और कहने के गांव पंचायत है, लाखों करोड़ों बजट उसके नाम पर लोग अधिकारी और नेता खा रहे हैं और मंत्री खा रहे हैं। तो ये हमने उदाहरण के स्वरूप आप बताया। मैं कभी इस तरह की व्यवस्था को नहीं चाहता हूँ। हम लोग इतने दिनों से इसी, चाहे भारत परिषद के माध्यम से, चाहे नैतिक पार्टी के माध्यम से, हम लोग व्यक्तिगत कामों के लिए नहीं कोशिश कर रहे हैं, हम लोग पूरी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। और वो व्यवस्था भी कोई ऐसी व्यवस्था को नहीं बदलना चाहते हैं जो कि संविधान की मान्यता नहीं देती। हम लोगों ने हमेशा ये कहा कि हम सरकारों को, व्यवस्थाओं को संविधान के दायित्व की सरकार बनाना चाहते हैं, संविधान के दायित्व निर्वाह करने वाले संस्था विकसित करना चाहते हैं। ये हम करना चाहते हैं। व्यक्तिगत संबंधों से तो बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन पूरे देश के लिए, आम लोगों के लिए तो उससे फायदा नहीं मिल सकता। आम लोगों को तो जितनी सक्रिय संस्थाएं रहेंगे, जितने अच्छे ढंग से संस्थाएं काम करेंगे, उसी तरह से संस्थाएं जितना काम होगा, उसी से देश का लोगों का उत्थान होगा। देश का लोगों को एक एक लोगों तक हम साधन और सुविधा और सम्मान पहुंचा पाएंगे, ये हम लोगों का मानना है। तो इसीलिए हमने आपको समझाया कि इस तरह से गांव के लोगों का स्थिति आप देखिए किस तरह से निरीह है कि छोटी सी सड़क गांव के लोग नहीं बना पा, खड़ंजा नहीं लगवा पा रहे हैं। बाकी तो निर्णय लेने की बात क्या है, उस 29 विभागों में सड़क निर्माण है, पुलिया निर्माण है, फॉरेस्ट्री है, लघु उद्योग है,
सिंचाई है, उसमें लोग गरीबों के लिए कल्याण का है, अनुसूचित जातियों का कल्याण है, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, तमाम सबके लिए उस 29 विभाग में यही तो सब दिया गया है कि 29 विभाग में आप निर्णय लीजिए, अपना काम करिए और उसके लिए सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपको फंड देंगे, उस फंड के हिसाब से आप उसमें व्यवस्था करिए। तो ये निरी है। तो अब मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ कि ये आपने गांव सभा समझ लिया, गांव पंचायत लिया और किस तरह से गांव गुलाम बने हुए हैं ये समझ लिया। अब मैं इस बात को आने वाले जो 5 ये गुलामी आपको बता दिया कि जो निर्णय लेने की किस तरह से गुलामी है, किस तरह से गांव गुलाम है कि खुद निर्णय नहीं ले सकते। बाकी मैं हर रोज़ आपको आगे जो अगला जो बैठक हो मैं आपको आऊँगा लाइव पे, हर 15 दिन बाद आऊँगा, तो अगला 6 सितंबर को फिर आऊँगा, तो एक एक को बताऊँगा कि अगले बार बताऊँगा कि किस तरह से गांव वित्तीय मामलों में किस तरह से गुलाम है, उस पर हम चर्चा करेंगे। अब मैं एक दूसरे पक्ष पर चर्चा करूँगा। अब देखिए, ये आप हमारे कहने से, हम लोगों के चिल्लाने से तो ये लोग मान नहीं जाएंगे, गांव का अधिकार दे नहीं देंगे, क्योंकि अगर उनके अंदर ये भावना रहती कि गांव को गुलामी से मुक्त करना है तो हमें कहने की जरूरत कहती थी। वो तो व्यवस्था संविधान में है ही है कि गांव को आप स्वास्थ्य से बनाएं। पिछली बार मैंने कहा था कि ये नेता, अफसर, मंत्री, प्रधानमंत्री वो ये सोचते हैं कि अगर गांव को हम इस तरह से शासी बना देंगे तो हमारी नेतागिरी खत्म हो जाएगी, हमको पूछेगा क्यों। बात भी सही है कि जब आप सारे निर्णय, अपना सड़क बनवाएंगे, अपना अस्पताल खोलेंगे, अपना स्कूल चलाएंगे, अपना सफाई कर्मचारी रखेंगे, अपना कर्मचारी रखेंगे, तो आपको सवाल ही नहीं है कि आपको सवाल ही नहीं है कि आपको वो इनके पीछे दौड़ना पड़ेगा। तो इसलिए ये बिल्कुल कभी नहीं चाहेंगे। अब कैसे आप इनको ऐसा क्या करेंगे जैसे कि ये व्यवस्था को बदला जा सके। देखिए, जब देश गुलाम था तो व्यवस्था कैसे बदल, पहले सब गांव के लोग जैसे नहीं जान रहे, जैसे आप आज मैं तो आपको बताया जो बात आप सुनी, किसी से पूछिए गांव के लोग शायद ही बता पाए कि गांव पंचायत है, गांव सभा क्या है, कैसे काम करते हैं, कोई नहीं जानता है। बहुत एकाध लोग जानते हैं, प्रधान को भी नहीं पता, बहुत सारे प्रधानों को भी नहीं पता, और जो प्रधान के जो सदस्य हैं उनको तो किसी को कुछ नहीं पता। इसी तरह जब देश गुलाम था ना, तो उस समय लोग पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ नहीं जानते थे, सब समझते थे अंग्रेजों का राज बहुत अच्छा है, जो अंग्रेज कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, आखिर में और अच्छा चल रहा है, हम लोग की ज़िंदगी यही है, इससे ज़्यादा हम लोग भाग्य में कुछ लिखा नहीं है, और सैकड़ों साल तक गुलाम थे। लेकिन जब कोई लोग पढ़े लिखे, गांधी बैरिस्टर हुए, जवाहरलाल नेहरू बैरिस्टर हुए, बड़े लोग जाके वहाँ पटेल हुए, ये बहुत लोग जाके विदेशों में पढ़ाई किए, और जब उन्होंने ये देखा कि ये तो हमारे देश की जनता को इस तरह से लोग गुलाम बनाए हुए हैं, तब उन्होंने अधिकारों की बात को समझा और उन अधिकारों को समझाना शुरू किया। तब लोगों को समझ में आया कि अरे हम लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अपना देश चला सकते हैं, अपनी व्यवस्था चला सकते हैं। उसी तरह से गांव के लोगों को आप जब बताएंगे तो वो समझेंगे कि हम लोग किस तरह से गुलाम हैं। अब केवल बताने से भी नहीं होगा, जैसे जब बताने से भी नहीं होगा, आज़ादी के टाइम में भी बहुत सब बताने से नहीं हुआ। जब लोगों ने व्यवस्था से लड़ना शुरू किया, जब व्यवस्था कहा कि हम इस व्यवस्था को नहीं मानेंगे, आप गलत व्यवस्था चला रहे हैं, उसी तरह मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी व्यवस्था जो कानून में है, पंचायती राज अधिनियम में, अभी तो बदलेगा, जब बदलेगा, लेकिन जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था को आप उठाना शुरू करें। आप उस व्यवस्था जो चीज़ों को जब उठाना शुरू करेंगे तो लोग समझेंगे कि ये तो है, आप कहने से नहीं माने, लेकिन जब उस व्यवस्था को उठाने शुरू करेंगे तो लोग देखेंगे कि मानेंगे। एक बात आपको बताऊं कि जितने के प्रधान हैं या प्रधान के जितने वो सचिव हैं या ये जो सदस्य हैं, जो उनके 9 सदस्य, 11 सदस्य, 13 सदस्य हैं, ये सब पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत पब्लिक सर्वेंट हैं। पब्लिक सर्वेंट का मतलब समझिए, लोक सेवक है, मतलब ये भी एक तरह से सरकार के एजेंट के रूप में है। इनके खिलाफ आप कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं, जैसे कि पब्लिक सर्वेंट के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। भ्रष्टाचार करते थे तो इनके ऊपर भ्रष्टाचार की कार्रवाई हो सकती है। इनके खिलाफ जवाबदेही है, वो जवाबदेही के लिए पूछेंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मैं एक चीज़ आप बता रहा हूँ कि अब आप राइट टू इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार पूरी तरह से इन पर लागू होता है, ग्राम पंचायतों पर भी, क्योंकि ग्राम पंचायत भी पब्लिक सर्वेंट है, इनको जवाबदेही देना है। अब आप कैसे इनको जता सकते हैं कि आप ठीक से काम नहीं करें। अब मैंने जब चाहें तब आप ये पूछ सकते हैं कि ये ग्राम पंचायतों की बैठकें कब हुई बताइए। ग्राम प्रधान पंचता ये भी पूछ सकते हैं कि ग्राम पंचायत की जो बैठक हुई उसमें क्या क्या प्रस्ताव रखे गए,
क्या क्या पारित हुए, ये पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि ग्राम पंचायत में जो सदस्य हैं इन्होंने कितने उपस्थित थे, कितने नहीं उपस्थित थे। आप ये पूछ सकते हैं कि जो निर्णय किसी मामले में निर्णय लिया उसका पालन हुआ कि नहीं पालन हुआ। आप उनके द्वारा जो रजिस्टर 34 रजिस्टर का बात मैंने कहा, आगे भी विस्तार से उन 34 रजिस्टर के बारे में, एक रजिस्टर के बारे में बताएंगे। आप पूछ सकते हैं कि इन रजिस्टर में आप हमको नकल दीजिए कि उसमें क्या क्या कितने पैसे खर्च हुए और क्या क्या कार्रवाई हुई, कितना पैसे सरकार से आया, कितने नहीं हुआ। जितना चाहे सवाल आप पूछ सकते हैं। उसी तरह पूछ सकते हैं कि गांव सभा की बैठक हुई कि नहीं हुई, गांव सभा की बैठक क्यों नहीं हुई, और गांव सभा की बैठकों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और भी कर सकते हैं। गांव सभा की बैठक के बारे में ये भी व्यवस्था है कि अगर गांव के सभा की बैठक अगर वो नहीं बुलाते हैं प्रधान, ये प्रधान की जिम्मेदारी है कि गांव सभा की बैठक बुलावे, और प्रधान की भी जिम्मेदारी है गांव पंचायत की बैठक बुलावे। तो गांव सभा की बैठक सारे वोटरों को शामिल है। समझ लीजिए, बार बार मैं दोहरा रहा हूँ कि गांव सभा की बैठक जो सारे वोटरों की बैठक होगी, और गांव पंचायत की बैठक वो है प्रधान और चुने हुए जो सदस्य हैं उनकी बैठक। तो ये दोनों बैठकें के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये बैठक हुई नहीं हुई, कब हुई। अगर गांव सभा की बैठक प्रधान नहीं बुलाते हैं तो उसके लिए ये व्यवस्था है कि आप एक जितने सदस्य, मान लीजिए उस गांव के वोटर करीब 800-900, कहीं 900 वोटर होते हैं, कहीं 1000 वोटर होते हैं, कहीं 2000 वोटर, उसका 1/5 लोग दस्तखत करके अगर प्रधान को वो दे देते हैं तो उनको बुलाना पड़ेगा। और नहीं वो बुलाते हैं तो जो वीडियो और रेडियो पंचायत को आप दे सकते हैं, वो बुलाएगा। नहीं बुलाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। तो ये सब आप कर सकते हैं। ये जब आप करेंगे तो लोग, गांव के लोग समझेंगे कि अरे भाई ये तो अधिकार है हम लोगों का, ये तो हम लोगों को जानना चाहिए, ये तो लिखा हुआ है। जब आप केवल भाषण देंगे तो नहीं सुनेंगे, जब ये सब सारे काम करेंगे तो लोग जानना शुरू करेंगे। अब जैसे गांव का अभी चर्चा ये चल रही है कि गांव के पंचायत के चुनाव टल जाएंगे चाहे 6 महीने, और उसमें प्रशासक नियुक्त कर दिए जाएंगे। तो ये चीज़ केवल प्रधान से नहीं पूछ सकते हैं, जो प्रशासक नियुक्त होंगे उनसे ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। उस प्रशासक से आप, हो सकता है कि बहुत से लोग प्रधान से इसलिए नहीं पूछते हैं कि प्रधान से कौन दुश्मनी है, प्रधान नाराज हो जाएंगे। गाँव को देखिए, प्रधानों को समझाइए कि देखिए हम लोग आपको नाराज नहीं कर रहे हैं, इस व्यवस्था को मजबूत करने से आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी। आपका कोई अधिकार नहीं है, जो सरकार का अधिकार है, इससे आप नहीं समझते हैं कि जिस दिन आपको खुद का अधिकार हो जाएगा तो पूरा गांव लोग आपका समर्थन देंगे, कितना अधिकार हो जाएगा। आज आपका क्या अधिकार है? आप वही अधिकार है जो राज्य सरकार करती है, और उसके पिछलगो बने होते हैं, उसके चमचे बने रहते हैं, उसके अधीन रहते हैं, उसके अफसरों को। राज्य सरकार तो कोई मुख्यमंत्री तो हमसे बताता नहीं है। मुख्यमंत्री का जो सबसे छोटा अधिकारी जो पंचायत सचिव है वही बताता है, वही प्रधान समझते हैं कि यही सरकार कह रही है और यही मेरा अधिकार है। अब बताइए, पंचायत सेक्रेटरी जो बात कहता है वही समझता है, प्रधान जी समझते हैं यही मेरा अधिकार है। ये बहुत बड़ा अधिकार है पंचायत जी, तो वही मैं समझ रहा हूँ कि वो हनुमान जी वाला अधिकार है। लेकिन ये समझते हैं कि हम हनुमान जी नहीं बने रहेंगे, वो छोटा बंदर ही बन के कूदते रहेंगे, फांदते रहेंगे पंचायत सचिव के पीछे, उसके पीछे पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत अधिकारी, रेडियो वीडियो, वो इसी के पीछे बंदरों की बात कूदते रहेंगे। ये नहीं जमा कि तुम हनुमान हो, तुम्हारे पास इतना अधिकार है, तुम्हारे साथ पूरा गांव है, तुम जो चाहो सो कर सकते हो, अपने देश को सर में बदल सकते हो, हर गाँव को तो सर में बदल सकते हो। तो ये बातें उनको समझाएंगे तो समझेंगे। तो ये चीज़ें आप करके इन गाँव को आप चाहें तो बता सकते हैं कि ये अधिकार है। और मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, हम तो आपको बता देंगे कि जब आप शक्तिशाली हो जाएंगे नॉलेज के थ्रू, ज्ञान के थ्रू, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। ज्ञान जब आएगा तब आपके अंदर आत्मशक्ति बढ़ेगी कुछ करने की। और ये सबको समझा दिए कि भाई हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम लोग इस संस्था को मजबूत करना चाहते हैं। और जो जहाँ हमारे 70 करोड़ आबादी, मैं आज भी, पिछले बार मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री को चुनौती देता हूँ कि बिना गाँव को आप सशक्त बनाए हुए, बिना गाँव को स्वशासी बनाए हुए, बिना गाँव को पूरा अधिकार देते हुए देश के किसी लोगों को आप पूरे देश के लिए एक एक व्यक्ति का उत्थान नहीं कर सकते। ये गाँव का जो आप कहते हैं नारा सबका साथ सबका विकास, ये मैं समझ नहीं पाता कि किस तरह सबका साथ सबका विकास है, जब गांव में जहां 70% आबादी है उनको अपना अधिकार मिला हुआ है और उस पर उनको निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, तो अपना विकास क्या करेंगे? विकास तो बाद की बात है, पहले तो उन्हें निर्णय का तो अधिकार दीजिए, और निर्णय का अधिकार ही नहीं है तो उनको आप कह रहे हैं विकास का। मैं आपको ये फिर दोहराता हूँ, समग्र विकास अगर इस देश का आप चाहते हैं तो गाँव की सरकार से ही देश का समग्र उत्थान होगा। विकास की बात भी नहीं करता, विकास की बात तो एक तरह धोखा है। विकास क्या विकास? अरे व्यक्ति का उत्थान होना चाहिए ना, व्यक्ति का उत्थान होना चाहिए, समाज का उत्थान होना चाहिए,
ये गांव का उत्थान होना चाहिए, देश का उत्थान होना चाहिए, राष्ट्र का विकास हो। तो विकास का मतलब एक पंप लगा दिया, हैंडपाइप लगा दिया, विकास हो गया। आप बिजली लगा दिए, विकास हो गया। उत्थान का व्यक्तित्व से लेके उसके सारे जरूरतों का जब एक समन्वय के साथ आगे बढ़ता है तो उसको उत्थान कहते हैं। और विकास के नाम पर नाली खड़ंजा, ये विकास के जो झूठा भ्रम फैलाया जाता है, इसको आप खुश हो जाते हैं कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। आपका कुछ उत्थान हुआ, आपका व्यक्तित्व का छोटी छोटी चीज़ों के लिए अधिकारियों के पीछे दौड़ रहे हैं और अपने कहते हैं कि मेरा विकास हो। ये कौन सा विकास मेरे समझ नहीं आता है। अगर इन नेताओं को जो समझाते हैं वो पता नहीं किस तरह से आपको भ्रमित करते रहते हैं और आप उनकी बात को मान लेते हैं। तो इसीलिए मैं ये आपको ये बातें मैंने बताई कि निर्णय लेने में किस तरह से आप गुलाम हैं। आज का विषय यही था कि किस तरह से गांव के जो पंचायतें हैं, गांव सभा हैं, किस तरह से निर्णय अपना नहीं ले सकती और किस तरह से गुलाम रह जाए। अब मैंने ये भी तय किया है कि हर बार जब अपनी बात कह लेंगे उसके बाद कुछ मित्रों के सवाल आए हैं और उनका भी जवाब दे दें। अभी तो काफ़ी लोगों ने सवाल भेजे नहीं। बेचू यादव जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने इसमें काम भी कर रहे, पिछले बार उनकी चर्चा की थी, उन्होंने 3-4 सवाल भेजे। पहला सवाल तो उन्होंने ये भेजा कि ये किस तरह से सरकार का गुलाम है, मतलब सरकार के निर्णय का किस तरह से अधीन है। ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये समझ लिया होगा इस बात में कि किस तरह से सरकार गांव पे अपना निर्णय नहीं ले पाती है और किस तरह से उनको सरकार इस व्यवस्था के अंदर उनको बाधित करती रहती है उनको निर्णय लेने। अब उन्होंने ये भी एक सवाल पूछा है कि आप कहते हैं कि ये अगर राजनीति खत्म हो जाएगी, अगर गांव की सरकार बन जाएगी तो नेता लोग क्या करेंगे, राजनीतिक पार्टियां करेंगे, MLA MP क्या करेंगे, और आप भी एक नैतिक पार्टी लोग हैं, नैतिक पार्टी के व्यवस्था आप लोग दे रखा है, नैतिक पार्टी है जिसके कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आप लोग भी तो कुछ बेकार हो जाएंगे। तो हम ये बताना चाहते हैं कि नैतिक पार्टी कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं बनी है। हम नैतिक पार्टी का एक मूलभूत सिद्धांत है कि जो भी व्यवस्था है वो संवैधानिक दायित्व की सरकार बने। संवैधानिक दायित्व की सरकार का मतलब यह है कि जो लोग और जो संस्थाएं, जो दायित्व उनको दिया गया, उन संस्थाएं अपने दायित्व का निर्वाह करें। आप ये समझ लीजिए कि इससे ये मतलब नहीं कि गांव की सरकार जब अगर बन गई और गांव के लोग सारी व्यवस्था कर लेंगे तो सरकारें बेकार हो जाएंगी। नहीं, सरकारें जो काम उनको दिया गया है वो अच्छी ढंग से चलाएंगे। आज जो है चुनाव जब आता है तो जो सरकारों को विभाग दिए गए हैं उस पर सरकार नहीं वोट मांगती है। मतलब जहाज की व्यवस्था दी गई है, सेना की व्यवस्था दी गई है, रेल की व्यवस्था, क्या रेल की व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है इस पर कोई वोट मांगता है? क्या जहाज की व्यवस्था चल रही है अच्छी, इस पर रेट मांगता है? क्या सेना के नाम पर कोई वोट मांगता है? गांव में किसानों के लिए ये मैंने किया, मजदूरों के लिए मैंने किया, गांव का विकास किया, इस पर वोट मांगा जाता है। ये आप कितना भ्रम है। जो काम आपको असली काम दिया गया उस पर तो आप कुछ करते नहीं, ना उस पर वोट मांगते हैं, क्योंकि उस पर कुछ करते ही नहीं। वो तो एक व्यवस्था है, चलती रहती। जो व्यवस्था गांव के लिए दिया गया उस पर वोट मांगते हैं, और जो व्यवस्था गांव को दी गई है वो गांव वालों को आप चलाने नहीं देते। जो गांव वाले चलाएंगे क्योंकि वो जानते हैं कि गांव वाले को अगर हम व्यवस्था दे देंगे तो मेरा वोट मांगने का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। तो नैतिक पार्टी ये नहीं चाहती है कि गांव को या किसी भी नागरिक को भ्रमित करके, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र आप चुना तो हम आपको आज जिन्होंने चुना उन्हीं को धोखा दें, उन्हीं को हम बेवकूफ़ बनाएं, उन्हीं से झूठे वादे करें, उन्हीं के लंबी लंबी बातें करें। अब आप बताइए, ये अगर गांव की सरकार बने, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ना आपको खाद की किल्लत होगी, न कभी आपको कर्जा लेने की दिक्कत होगी, न कभी अस्पताल की दिक्कत होगी। मैं उस पर और डिटेल बताऊंगा, लेकिन अभी तो इन चीज़ों को आपको बता रहा हूं कि ये चीज़ें इनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं रह जाएगा। कि इनके पास एक ही मुद्दा रहेगा कि आप बिना भ्रष्टाचार किए हुए जनता का एक एक पैसे का हिसाब करते हुए आपके पास जो विभाग 69 विभाग दिए गए हैं वो चलाइए, उसको चलाइए। इनको केंद्र सरकार 98 विभाग क्यों नहीं चलाती ठीक से? क्यों नहीं राज्य सरकार अपने 67 विभाग ठीक चलाती है? 29 विभाग के चक्कर में क्यों पड़ती है? लेकिन इनको तो उसी 29 विभाग के पूरे चुनाव के दौरान बार बार उसी 29 विभाग के बारे में चर्चा करेंगे और अपना जो काम है उसको नहीं करेंगे। कभी कर्जा माफ कर देंगे, कभी आपसे छोटे मोटे टुकड़े फेंक देंगे और आप उन्हीं टुकड़ों के में फंसे रहे। तो इसलिए साथियों, मैं समझता हूँ कि अगले बार में फिर अब 6 को मिलेंगे।
अब अगली बार फिर एक गुलामी की बात कहेंगे। पूरी तरह से गुलामी को समझ लीजिए। जिस दिन आपकी ये गुलामी खत्म होगी, वो गुलामी खत्म होगी तो गांव, भारत में गांव स्वर्ग बन जाएंगे, दुनिया के मॉडल बन जाएंगे। दुनिया के लोग भारत के गाँव को देखने आएंगे, दुनिया के लोग देखने आएंगे कि इतनी बड़ी आबादी की व्यवस्था कैसे हो रही है और कैसे लोग, गाँव के लोग अपने देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे हैं। इन शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए कहूँगा कि जो बात मैंने कहा है उसको ध्यान से गौर करिए और कोशिश करिए कि जितना हो सके करिए। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। आप इस चीज़ का, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें देश को सबसे बड़ी सेवा ये गांव की सरकार बनाने की है। ये अगर सेवा पूरा होगा तो मैं समझता हूँ कि देश में बाकी चीज़ें, ये सरकार भी ठीक चलेगी, गाँव भी ठीक चलेंगे, व्यवस्था भी ठीक चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।